हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब। राशि लीला विद अंजलि के ये नए एपिसोड में ये टाइनी टॉकीज नाम की अली बाबा की गुफा में आपका दिल से स्वागत है। इस अली बाबा की गुफा की चाबी आपके ही हाथ में है मेरे दोस्तों। इसे लाइक करिए, दिल खोल के शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए तो खुल गई आपके लिए ये चाबी। फिर ये सब डबल धमाका एंटरटेनमेंट आपके लिए ऐसे ही आ जाएगा अपने आप। आपके कमेंट्स का भी मुझे इंतज़ार है। आप कमेंट्स बिल्कुल करते रहना, उसकी दखल हम ज़रूर लेंगे। आपको अगर कोई मुझसे पर्सनल सलाह चाहिए या कुछ कंसल्ट करना है तो यह है मेरा नंबर। पिछले एपिसोड तक हम लोगों ने ये ज्योतिष शास्त्र यानी एस्ट्रोलॉजी के विषय में थोड़ी सी जनरल जानकारी लेने की कोशिश की थी, राइट? तो ये जानकारी हम आगे भी लेते रहेंगे, लेकिन ये एपिसोड से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी कि कुंडली के 12 भावों की यानी 12 हाउसेस की सफ़र। इसमें हम ये देखेंगे कि हर एक भाव में या हर एक घर में कौन से ग्रह बसे हैं, उन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वो कौन सी राशि में है और इन सब के आधार पर इनके फलित यानी उसके अनुमान क्या निकलते हैं। हाँ, आपको एक चेतावनी भी है मेरे दोस्तों। ये सब जानकारी सुनते हुए आप अपनी कुंडली सामने मत लेके बैठ जाना और कुछ अनुमान भी मत निकालना। ये काम तो भाई आप मुझ पर ही छोड़ दो या हम जैसे ज्योतिषों पर ही छोड़ दो तो अच्छा है। तो कुंडली के 12 घरों की हर एक घर की अलग अलग सफ़र करने से पहले हम जरा देख लेते हैं कि ये कुंडली के 12 भाव कौन से हैं और उनकी नेचुरल साइन और नेचुरल स्वामी कौन से हैं मेरे दोस्तों। हाँ चले दोस्तों, तो यह है कुंडली का प्रथम भाव, जिसे लग्न भाव भी कहते हैं मेरे दोस्तों। इसकी नैसर्गिक राशि है मेष और इसका नेचुरल स्वामी है मंगल ग्रह। तो चलते हैं दूसरे स्थान पर। यह है कुंडली का दूसरा भाव यानी सेकंड हाउस, जिसे धन स्थान भी कहते हैं मेरे दोस्तों। इसकी नेचुरल राशि है वृषभ और इसके नैसर्गिक स्वामी है शुक्र ग्रह। यह है कुंडली का तीसरा भाव यानी तृतीय स्थान, इसे पराक्रम स्थान भी कहते हैं मेरे दोस्तों। इसकी नेचुरल राशि है मिथुन राशि और इसका नैसर्गिक स्वामी है बुध ग्रह। फिर चलते हैं चौथे स्थान पर। यह है कुंडली का चौथा स्थान यानी फोर्थ हाउस। इसका नैसर्गिक ग्रह है चंद्रमा और इसकी नैसर्गिक राशि है कैंसर यानी कर्क। यह है कुंडली का पांचवा भाव यानी फिफ्थ हाउस, पंचम स्थान। इसकी नेचुरल राशि है सिंह यानी लियो और इसके नेचुरल स्वामी है सूर्यदेव यानी रवि जी यानी सन। यह है कुंडली का छठा भाव यानी सिक्स्थ हाउस। इसके नैसर्गिक स्वामी है बुध ग्रह और नैसर्गिक राशि है कन्या यानी वर्गो। ये है कुंडली का सप्तम भाव, सेवेंथ हाउस। इसकी नेचुरल राशि है तुला यानी लिब्रा और नैसर्गिक स्वामी है शुक्र ग्रह। फिर ये है कुंडली का आठवां घर यानी एट्थ हाउस। इसकी नेचुरल राशि है वृश्चिक और नैसर्गिक स्वामी है मंगल ग्रह। फिर यह है कुंडली का नवम स्थान यानी नाइन्थ हाउस, इसे भाग्य स्थान भी कहते हैं। इसकी नेचुरल राशि है धनु राशि और इसके नैसर्गिक स्वामी है गुरु ग्रह। फिर यह है कुंडली का दशम भाव यानी 10th हाउस, इसे कर्म स्थान भी कहते हैं। इसकी नैसर्गिक राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉन और नैसर्गिक ग्रह है शनिदेव यानी सैटर्न। फिर यह है कुंडली का एकादश स्थान यानी 11th हाउस। इसकी नेचुरल राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस और इसके नेचुरल स्वामी है शनि ग्रह। फिर यह है कुंडली का लास्ट यानी 12वां भाव यानी 12th हाउस, इसे व्यय स्थान भी कहते हैं। इसकी नेचुरल राशि है मीन राशि और इसके नैसर्गिक स्वामी हैं अपने गुरु ग्रह।
तो ये हमने देख लिया 12 घरों के नेचुरल राशि और उनके नैसर्गिक स्वामी भी, राइट। चलो अब देख लेते हैं कुंडली का प्रथम भाव यानी फर्स्ट हाउस यानी लग्न स्थान। इंग्लिश में इसे असेंडेंट भी कहते हैं मेरे दोस्तों। आप सोचते होंगे ये लग्न भाव से शादी ब्याह देखते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं मेरे दोस्तों। ये लग्न भाव इसलिए कहा जाता है कि जब बालक अपने पिछले जन्म के भोग कर इस जन्म में पहली सांस लेता है तो मानो उसका इस पृथ्वी से विवाह हो जाता है यानी लग्न हो जाता है, इसलिए इसे लग्न भाव कहते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो भाव है यानी 7th हाउस, वो है विवाह स्थान। तो ये स्थान अपने स्वयं को दर्शाता है। कुंडली का हर भाव यानी ईच हाउस कोई ना कोई संबंधी दर्शाता है, कोई ना कोई बॉडी पार्ट दर्शाता है, कोई ना कोई कर्म दर्शाता है। तो देखते हैं ये पहला भाव क्या दर्शाता है। ये पहला भाव अपने स्वयं को दर्शाता है मेरे दोस्तों। इट रिप्रेजेंट्स योर ओन सेल्फ। कुंडली की शुरुआत इसी भाव से होती है, राइट। अपने शरीर की शुरुआत किस भाग से होती है? मस्तिष्क यानी सिर से होती है, राइट। तो ये भाग अपने मस्तिष्क यानी सिर को रिप्रेजेंट करता है। ये भाव से मनुष्य के सिर, मस्तक तथा कद काठी का भी अंदाजा किया जा सकता है। इस भाव से मनुष्य के स्वभाव, आचार विचार या खुद की सोचने की एक जो पद्धति या तरीका रहता है उसका भी अनुमान किया जा सकता है मेरे दोस्तों। कुंडली में अगर देखा जाए तो इस भाव का स्वामी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेचुरल स्वामी मेरे दोस्तों, कुंडली में ये घर में जो राशि मौजूद है उस राशि का स्वामी। अगर कुंडली में इस घर में सिंह राशि मौजूद है तो सिंह राशि का स्वामी होता है रवि ग्रह यानी सन। तो कुंडली में जो प्रथमेश रहता है मतलब प्रथम भाव का स्वामी, ये कुंडली में कहाँ मौजूद है, कहाँ स्थित है, ये बहुत मायने रखता है मेरे दोस्तों। ये भाव अपने मस्तिष्क से निगडित होने के कारण इससे मनुष्य की निर्णय क्षमता का अंदाज भी लिया जा सकता है। इससे मनुष्य के मन का झुकाव, लीडरशिप क्वालिटीज भी देखी जाती है मेरे दोस्तों। अब ये सब इन्फरेंसेस या अनुमान निकाले किस आधार पर जाते हैं? तो इस आधार पर निकाले जाते हैं मेरे दोस्तों कि ये एसेंडेंट में कौन सी राशि है, उसका लॉर्ड यानी एसेंडेंट लॉर्ड वो कुंडली में कहाँ बसा है, ये प्रथम भाव में कौन से ग्रह स्थित है, प्रथम भाव की राशि क्या है। तो ये राशि इन स्थित ग्रहों को अच्छी है, शुभ है या नहीं है, इन ग्रह कौन से दूसरे ग्रहों के युति योग में है या कौन से दूसरे ग्रहों के, फिर चाहे वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, दृष्टि में आते हैं इन सब ग्रहों के ऊपर। और फिर ये ग्रह कौन से नक्षत्र में भी है, नक्षत्र के कौन से चरण में भी है, इन सब के ऊपर इनका फलित अवलंबन रहता है मेरे दोस्तों। कोई भी एक चीज़ पर किसी भी ग्रह का फलित कभी भी अवलंबन नहीं रहता है। आई बात समझ में? ओ माय गॉड, आप सोचते होंगे कितने अनगिनत परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस होंगे फिर इस ग्रहों के। हाँ, तो वैसे ही है, इसलिए तो ये शास्त्र इतना गहन कहला जाता है मेरे दोस्तों। तो अब चलो देखते हैं इस प्रथम घर में या फर्स्ट हाउस में स्थित कौन से ग्रह क्या क्या फल देते हैं। सूर्य ग्रह यानी सन, इस घर में अगर सूर्य देव स्थित है तो वह जातक को कुटुंब प्रमुख का दर्जा देते हैं, थोड़ा सा एंग्री नेचर भी देते हैं साथ में, और लीडरशिप क्वालिटीज भी दे देते हैं मेरे दोस्तों। चंद्रमा यानी मून, चंद्रमा इस घर में जातक को नरम स्वभाव, थोड़ी सी चंचल वृत्ति और थोड़ी सी अस्पष्ट वाणी दे सकते हैं मेरे दोस्तों। अब देखते हैं अगर मंगल ग्रह इस घर में स्थित है तो क्या फल है। मंगल ग्रह यानी मार्स, अगर मार्स इस घर में स्थित है तो वह जातक को थोड़ा सा रेडिश फेस दे देंगे मेरे दोस्तों। इसके साथ ही ये जातक थोड़ा सा झगड़ालू और थोड़ा सा वाद विवाद करने वाला भी हो सकता है। अब मैंने पहले ही बताया है कि अगर मंगल ग्रह प्रथम भाव में है तो वह कुंडली
मांगलिक कही जाती है, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में स्थित मंगल जातक को या इंसान को मांगलिक बनाते हैं। तो ये था स्थित मंगल ग्रह। अब चलते हैं बुध ग्रह की तरफ। अगर इस घर में बुध ग्रह स्थित है तो वह जातक को चतुर्वाणी दे देते हैं मेरे दोस्तों। ये जातक थोड़ा सा विटी और जोवियल यानी मौज मजा करने वाला इंसान रहता है। हाँ, ये जातक थोड़ा आलसी भी रह सकता है मेरे दोस्तों। गुरु ग्रह यानी जुपिटर, जुपिटर इस घर में जातक को बौद्धिक चातुर्य, लीडरशिप क्वालिटीज और थोड़ा सा धार्मिक नेचर दे सकते हैं मेरे दोस्तों। यह जातक अपनी धर्म और परंपराओं को बहुत बखूबी निभाएंगे। शुक्र ग्रह यानी वीनस, शुक्र ग्रह इस घर में जातक को रहन सहन की बड़ी ही चाहत देते हैं मेरे दोस्तों। साथ में थोड़ा मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड भी दे देंगे। भौतिक सुखों के प्रति इस जातक का बहुत आकर्षण रहता है मेरे दोस्तों। शनि ग्रह यानी सैटर्न अगर इस घर में स्थित है तो वह जातक को थोड़ा सा उदासीन बनाते हैं मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आत्मिक चिंतन भी कराते हैं। राहु और केतु का इस भाव में फल कुछ ज़्यादा शुभ नहीं होता है मेरे दोस्तों। राहु इस घर में जातक को आक्रामक यानी एग्रेसिव बना देते हैं और केतु इस घर में जातक को बना देते हैं उदासीन। अब मैं ये बात और फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ अगले घर की तरफ जाने से पहले कि हर कोई जो मैंने अभी फल बताया वह ग्रह जैसा का तैसा कुंडली में नहीं मिलता है। बाकी भी बहुत एंगल्स होते हैं उस फलित को देखने के लिए। तो एक ही बात लेके कोई भी फलित बिल्कुल भी कभी भी मत निकालो। ओके, तो ये था कुंडली के प्रथम भाव का यानी एसेंडेंट का शॉर्ट में विश्लेषण। अब देखते हैं कुंडली के दूसरे भाव की तरफ। चलो देखते हैं ये दूसरा भाव है किधर और ये है क्या। चलो अब आगे चलकर कुंडली के दूसरे घर की तरफ चलते हैं। तो ये है कुंडली का दूसरा घर यानी सेकंड हाउस। इसे धनस्थान भी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्यों कहते हैं इसे धनस्थान? क्योंकि इस घर से कौटुंबिक धन का विचार किया जाता है यानी फैमिली मनी। इसका मतलब है पुश्तैनी घरदार, जायदाद, इस चीज़ों का विचार इस भाव से करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि पहला भाव शरीर में सिर यानी मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो उसी लाइन में आगे चलते हुए ये सेकंड हाउस यानी धनस्थान अपने चेहरे को रिप्रेजेंट करता है, अपने फेशियल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है मेरे दोस्तों। इस धनस्थान से यानी दूसरे भाव से मनुष्य के दांत, उसके बोलने का तरीका यानी वाणी, वाणी में जो भी दोष है, अगर कोई दोष है तो वाणी के दोष, अपनी टंग, मुंह, नाक तथा लेफ्ट आई का विचार किया जाता है मेरे दोस्तों। जैसे पहला भाव अपने स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ये दूसरा भाव रिप्रेजेंट करता है स्वयं के आगे क्या आता है? अपनी फैमिली। तो अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, अपने करीबी दोस्तों को भी रिप्रेजेंट करता है माय फ्रेंड्स। चलो अब देखते हैं हर स्थित ग्रह इस भाव में क्या फल देते हैं। सूर्यदेव, अगर सूर्यदेव इस धनस्थान में स्थित है तो वह कौटुंबिक धन के लिए कारक है मेरे दोस्तों। अच्छी स्थिति में अगर सूर्यदेव इस स्थान में है तो वह जातक को बहुत अच्छा आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम देते हैं। चंद्रमा यानी मून, अगर इस स्थान में चंद्रमा स्थित है तो वह इंसान को बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव चेहरा, ये मैं खास करके बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी कोई चेहरा बहुत सुंदर तो हो सकता है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं होता है, पर चंद्रमा इस घर में मनुष्य को सुंदरता के साथ अट्रैक्टिव चेहरा भी बहाल करते हैं मेरे दोस्तों। तो ये मनुष्य अट्रैक्टिव चेहरा, चतुर्वाणी, इन सब के आशीर्वाद में रहेगा मेरे दोस्तों। इसी चंद्रमा की वजह से इस जातक को पारंपरिक यानी फैमिली मनी, पारंपरिक धन, इसका भी लाभ होगा और चंद्रमा इस जातक को फेमस भी बना सकता है मेरे दोस्तों। मंगल ग्रह इस दूसरे भाव में यानी धन स्थान में जातक को एम्बिशियस और कॉन्फिडेंट बना देते हैं मेरे दोस्तों। इस स्थान में स्थित बुध ग्रह जातक को
नरम दिल वाला इंसान बनाते हैं। यह जातक बहुत दयालु भी होता है और उसकी वाणी भी बहुत सॉफ्ट रहती है मेरे दोस्तों। इसी के साथ इस जातक की बुद्धि भी बहुत तेज रहेगी और मैनेजमेंट क्वालिटीज भी बहुत अच्छी रहती है। यह जातक अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग पैसे कमाने के लिए करेगा। गुरु ग्रह अगर बहुत अच्छी स्थिति में इस घर में है तो वह जातक के लिए बहुत शुभ होता है मेरे दोस्तों। इस घर में शुभ स्थिति में गुरु ग्रह जातक को धनवान, फेमस और अच्छे और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना सकते हैं। और ये गुरु ग्रह यानी बृहस्पति जी जातक को सम्मान भी देंगे जिंदगी में। अब चलते हैं शुक्र ग्रह की तरफ। शुक्र ग्रह यानी वीनस, अगर वीनस इस घर में स्थापित है तो जातक बहुत ही लकी है मेरे दोस्तों। शुक्र ग्रह इस घर में जातक को अब धन, मान, सम्मान, जिंदगी की मानो सब खुशियाँ, सब मौज मजे हाल कर देते हैं। यह जातक व्यवसाय में भी तरक्की करते हैं मेरे दोस्तों। शनि देव का फल इस घर में अगर शुभ स्थिति में है तो बहुत अच्छा, और अगर अशुभ स्थिति में है तो थोड़ा खराब होता है मेरे दोस्तों। शुभ स्थिति के शनिदेव इस जातक को पराक्रमी बनाते हैं और अशुभ स्थिति में अगर है तो जातक को बनाते हैं आलसी। राहु ग्रह का पाप ग्रह होना तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस घर में राहु अपने अलग ही रंग दिखाते हैं मेरे दोस्तों। इस घर में जातक को ये राहु ग्रह पैसे के मामलों में बहुत लग देते हैं। इस घर में स्थित राहु ग्रह इस जातक को अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी निभाने देंगे मेरे दोस्तों। हाँ, पर इसी जातक को अपने खर्चे काबू में रखने की बहुत ज़रूरत है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस घर में केतु इतना शुभ नहीं है मेरे दोस्तों। इसके कारण आर्थिक समस्याएं या अनावश्यक खर्चे भी आ सकते हैं जातक की ज़िंदगी में। ये जातक दूसरों पर विश्वास बहुत कम करते हैं। ये केतु उन्हें दूसरों पर विश्वास करने से रोक देते हैं माय फ्रेंड्स। तो इस एपिसोड में हम लोगों ने प्रथम भाव यानी असेंडेंट और द्वितीय भाव यानी धनस्थान, इसकी थोड़ी सी समरी ले ली, इसकी थोड़ी पहचान कर ली, राइट। अब अगले एपिसोड से हम तीसरे भाव से आगे लेके चलेंगे मेरे दोस्तों। पर इस एपिसोड में इसी पर मैं ख़त्म नहीं कर रही हूँ, मैं और एक जनरल बात जाते जाते आपको बताऊंगी और फिर उसी नोट पर इस एपिसोड में आपसे विदा ले लूँगी, राइट। जब लड़का और लड़की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं तो लोग पूछते हैं क्या इनकी कुंडली मैच हो रही है कि नहीं, इनके कितने गुण मैच हो रहे हैं, तो ये गुण मिलन है क्या, ये देखते हैं। लग्न के लिए उत्सुक लड़का और लड़की इन दोनों की जब शादी की बात चलती है तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने वाली होती है मेरे दोस्तों। इसमें देखते हैं उन दोनों का आगे का जीवन कैसे रहेगा, उनकी इमोशनल और सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी, बच्चे होने की कौन सी कितनी संभावना है, और जनरली एक दूसरे के लिए इनकी जिंदगियाँ कैसी और कितनी पूरक है, इन बातों का विचार किया जाता है और इसी को बोलते हैं गुण मिलन। अब कुंडली में ये गुण मिलन के क्राइटेरिया कैसे लगाए जाते हैं मेरे दोस्तों। गण, ग्रह मैत्री, नाड़ी, वैश्य, वर्ण, योनि, तारा और भकूट, इन 8 क्राइटेरियों के हिसाब पर ये गुण मिलन किया जाता है। ये टोटल गुण रहते हैं 36 यानी 36। इसमें अगर 18 भी गुण मैच होते हैं तो कुंडली एक दूसरे से मैच है ऐसे कहा जाता है। इसके साथ में मार्स कंपैटिबिलिटी भी देखना बहुत ज़रूरी है, पर गुण मिलन ये है गुण मिलन। तो इसी नोट पर मैं अंजलि इस एपिसोड में आपसे विदा लेना चाहती हूँ। जाने से पहले आप बोलना मत कि हमने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है, पर मैं फिर भी एक बार आपको याद दिला के ही रहूँगी। आप लाइक भी करना, दिल खोल के शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। और हाँ, कीप कमेंटिंग। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय बाय। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।